तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम फिर लेकर के आए हैं जेएसएससी झारखंड सचिवालय का पेपर 2 हिंदी, जो कि आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, और ये आपका मेरिट में ऐड होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका हिंदी। तो आपका अगले महीने अगस्त में जो एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 प्रश्नों का एकदम बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 100 क्वेश्चंस का आपका डेली हम लोग का पहले चल रहा था। मैं कुछ दिन नहीं था यहाँ पे, पटना में था, इसके कारण ये वीडियो आपकी नहीं आ पाई। तो अब से आपकी रेगुलर वीडियो ये रहने वाली है। जो कोई भी ये आज क्लास देख रहे हैं, इससे पहले आपका 4 वीडियो बन चुका है, पार्ट 4 और ये पार्ट 5 आज बनने वाला है। तो हमारे शिवम क्लासेस धनबाद पे आपको जाना है। इसके 4 वीडियो बने हुए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया झारखंड जेएसएससी के नाम से, वहाँ पे जाकर आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो, और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। अच्छा, इसके पीडीएफ जानने के लिए क्या करना है, और डेली का जो हम लोग डिस्कशन कराते हैं उसका डेली का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। तो हमारे शिवम क्लासेस धनबाद ऐप पे जाना है आपका, फ्री मटेरियल में जा करके वहाँ पे जेएसएससी का एक फोल्डर बना, वहाँ पर जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोग आंसर करना, खुद फिर देखना है। जिन शब्द के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्द के अंत में अ आता है उसे अनुस्वर कहते हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। अंतस्थ कहते हैं, ये भी नहीं होगा। अयोगवा कहते हैं, नहीं। तो क्या होगा? अकरांत। जिस शब्द के अंत में अ आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अकरांत बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नीलम देश की राजकन्या किसकी रचना? तो नीलम देश की राजकन्या किसकी? जैनेन्द्र की है। याद रखना, जैनेन्द्र द्वारा नीलम देश की राजकन्या है। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन रचना आपको पढ़ना? प्रेमचंद के द्वारा मधुआ प्रेमचंद के द्वारा है। ठीक है, फिर आपका मधुआ बोरा, इनके प्रेमचंद के द्वारा एक उपन्यास हम लोगों को पढ़ना है, गोदान पढ़ना है। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा कौन कौन सा? मिसपाल। कौन है? मिसपाल और आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा पढ़ना है। तो जैनेन्द्र नीलम देश की राजकन्या। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। कितने होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय उपमान की समानता में होता है, ये नहीं होगा आपका। उपमेय से उपमान की विशिष्टता में होता है, ये भी नहीं होगा। उपमेय से उपमान की हीनता में नहीं, उपमेय उपमान की अभेद में। रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय उपमान की अभेद में होता है। क्या होता है? उपमेय उपमान की अभेद में होगा। इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा था? तो जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन था आपका? ध्रुव स्वामी। कौन सा था? ध्रुव स्वामी। और मैं बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी का और क्या नाटक था? मधुआ, जो कि शराबी और बच्चे के बारे में था। मधुआ जयशंकर प्रसाद की ये भी कहानी है, आपका कहानी है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रहे हैं यहाँ पे। आचार्य के तीनों कोटियों की चर्चा इनमें से की है। आचार्य की तीनों कोटियों की चर्चा इनमें से किसने की है? तो किसने की? डॉक्टर नागेंद्र ने की है। आचार्य की तीनों कोटियों की चर्चा डॉक्टर नागेंद्र ने की है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि थे? तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि थे। तो छायावाद के 4 कवि हैं, याद रखना। प्रयोगवाद के बोला जाए तो अज्ञेय है, प्रयोगवाद के बोला जाए तो अज्ञेय है, अज्ञेय जी हैं। ठीक है, छायावाद के सुमित्रानंदन पंत हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा हो गया और महादेवी वर्मा हो गया। ठीक है, याद ध्यान रखना, छायावाद के कवि हैं। अब आपको बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दशानंद में कौन सा समास है? तो दशानंद मतलब वैसा, मतलब कि जिसको बिगड़ा पड़ने पर तीसरे का अर्थ निकले, तीसरा अर्थ। जैसे दशानंद मतलब किसको? गणेश भगवान के बारे में पता है। 10 आनंद है, 10 मुख है जिनका, तो दशानंद गणेश भगवान के बारे में कहते हैं, जिसको बिगड़ा करने पे कोई तीसरा अर्थ निकले। तो ये क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जैसे त्रिनेत्र बोलने से क्या, किसके बारे में आपको पता चलेगा? शिव भगवान का, तो वो भी क्या होगा? बहुब्रीहि समास, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे, फणीश्वर नाथ रेणु की सास कहाँ की संस्कृति में बसी? फणीश्वर नाथ रेणु की सास कहाँ की संस्कृति में बसी है? तो कहाँ की? पूर्णिया। कहाँ की? पूर्णिया, ये आपको ध्यान रखना, कहाँ की? पूर्णिया। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब? 1921 साल में हो, 1921। गोदान का रचना काल क्या है? तो गोदान का रचना काल है, तो गोदान का रचना काल है लास्ट में था 1935 से 36 में गोदान का आपका रचना काल है, याद रखना है। ठीक है, लास्ट 36 में बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया था। ठीक है, निर्मल वर्मा को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला? निर्मल वर्मा को 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, निर्मल वर्मा को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। एक मिनट चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेय जी का मूल निवास स्थान का, तो अगेय जी याद रखिए करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे मूल निवास, उसमें भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, ठीक है। और अगेय जी का जन्म कब हुआ, 1911 में। साथ साथ नागार्जुन का भी जन्म 1911 में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अरे जो न प्रिय पहचान पाती, जो न प्रिय पहचान पाती शीर्षक कविता में महादेवी वर्मा ने किस ओर संकेत किया है। तो महादेवी वर्मा ने किस ओर संकेत किया, अपने पति की ओर संकेत किया, ये नहीं होगा संघर्ष की ओर। इसमें क्या होगा आंसर, अपने सुख दुख युक्त जीवन की ओर संकेत किया है। तो क्वेश्चन क्या है, जो न प्रिय पहचान पाती शीर्षक कविता में महादेवी वर्मा ने किस ओर संकेत किया, तो अपने सुख दुख युक्त जीवन की ओर संकेत किया। कौन, महादेवी वर्मा ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको डायरेक्ट याद ही कर लेना है, ठीक है। जैसे आलोचक के बारे में क्या क्या कहे थे, कौन कौन है स्टेटमेंट हुए। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है ना, इसमें बहुत बड़ा है राग दरबारी कहानी, आप जब पढ़ोगे तो। राग दरबारी उपन्यास किस गांव की कथा भूमि क्या है, तो शिवपालगंज। किस कथा के, शिवपालगंज। अच्छा, गोदान जो है आपका कुछ का बेलारी और सिमरी गाँव का है, ठीक है, याद रखना। और एक तो आपको बताना है कि मेरीगंज किस गाँव के का उपन्यास है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, गारसा दा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। तो गारसा दा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है, फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है भाइयों बहनों, फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। गारसा दा तासी है ना, गारसा दा तासी याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है, किस तरह मिश्रित। तो किस तरह रचना कोटि में, मिश्रित रचना कोटि में। तो भारत दुर्दशा भारत के बारे में है कि भारत में क्या बोलते हैं, आलस्य हो गया, डिसलॉयल्टी सब प्रवेश हो जाता है, भारत का नाश होने लगता है, तो भारत आत्महत्या कर लेता है, तो भारत बागों से जगाने आता है। तो पढ़ने की चीज़ें आप लोग देना। तो मिश्रित कोटि में ये गिना जाने वाला नाटक है। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन किस नाम से कविता लिखते थे। तो कवि नागार्जुन यात्री का नाम से। कवि नागार्जुन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन यात्री के नाम से कविता लिखते थे। कवि नागार्जुन का जन्म कब हुआ, सतलखा गांव मधुबनी में हुआ। कब हुआ आपका, 1911 ईस्वी में हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपका, हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवक्ता किसे मानते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के आधुनिक युग का बोलेगा तो उन्होंने आधुनिक युग की कविता का प्रवक्ता किसे माना था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हरिश्चंद्र नाटक भी लिखा गया है, ठीक है, याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आधुनिक काल को गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल, 2-3 बार देख एकदम रट लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा गद्य में लिखे हुए टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन असंगत है, अलग कौन है। तो याद रखना है आपका, बिहारी सतसई का टीका भगवान दीन, ये सही है। कवि प्रिय का टीका हरिश्चरण दास, ये भी सही है, ये आपका सही है। रामचंद्रिका का टीका जानकी प्रसाद, राम जानकी कैसे याद, राम जानकी हरिचरण, चरणों में सब कवि प्रिय, तो कवि प्रिय क्या ना, कवि प्रिय मतलब जितने प्रियजन लोग होते हैं हरि के चरणों में गिरते हैं, तो ऐसे प्रियजन सभी हरि के चरणों में। बिहारी सतसई का टीका, बिहारी क्या, बिहारी भगवान बोलते हैं ना, बिहारी भगवान के दर्शन करना है, ठीक है। प्रिय लोग चरणों में गिरते हैं। चंद्रिका राम जानकी। अब ये रसिक प्रिय का टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण, ये असंगत है, बाकी तीनों मेल है। तो मैंने ट्रिक भी बता दिया, बिहारी भगवान याद रखना, प्रिय हरि प्रिय, राम जानकी, ऐसे याद रखना टीका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या बोला, भक्ति परक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन से। भक्ति परक रचना ये बाबू हरिश्चंद्र है ना, तो बाबू हरिश्चंद्र, जैसे तो बाबू लोग क्या करता है, कार्तिक में स्नान करता है। कहाँ, अब हरिश्चंद्र। बाबू लोग हरिश्चंद्र बाबू लोग कब स्नान करते हैं, कार्तिक में स्नान करते हैं, ऐसे याद रखेंगे है ना, ठीक है। इसका आप लोग लिंक बैठा के याद रखो, देखो चीज़ें हैं ना, जब तक लिंक याद रखो तो आपको आसान हो जाता है, देखो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैं विश्वास करता हूँ चीज़ हमारा याद हो जाए टाइम पे, ठीक है, कैसे भी याद हो, लिंक लगाने से जल्दी याद हो। मधुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ रहता था, ये लखनऊ में रहता था। कहाँ रहता था, लखनऊ में रहता था। ठाकुर सिंह को लच्छेदार कहानी कौन सुनाता था, शराबी सुनाता था, ठीक है, याद रखना।
मधुआ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में क्या लिखी हुई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में क्या लिखी गई है? नाटक लिखे गए हैं, निबंध लिखे गए हैं, आलोचना भी लिखी गई है। तीनों ये सभी लिखी गई हैं। क्या ये सभी लिखी गई हैं? चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, जग जननी तज्यों जन्मी करम बिनु विदुटू सुजी अवड़े तुलसी। यह पंक्ति किस ग्रंथ? बहुत खतरनाक है, तो कैसे याद करेंगे? देखो यार, विनय पत्रिका, तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई है। और जननी, तो जननी करम बिनु, तो ये पंक्ति जग जननी, जननी के बारे में जब भी याद आए तो जननी विनय पत्रिका में लिखा गया। विनय पत्रिका में देवी देवताओं के बारे में बताया गया है तुलसीदास, ठीक है, याद रखना है कि कविता वाली, दोहा वाली सब तुलसीदास के द्वारा, लेकिन विनय पत्रिका में ये आपका पंक्ति है। किस ग्रंथ से? विनय पत्रिका से। जननी, जननी है ना, विनय पत्रिका, याद रखना है, ठीक है। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है? तो प्रहसन कौन है इसमें याद रखना है आपके, इसमें आपके प्रहसन कौन से हैं? भारतेंदु। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। भारतेंदु के निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है? पहला, वैदिक हिंसा न भवते, नील देवी, अंधेरी नगरी या भारतदूत। सबसे पहले ये समझना, जितना भी मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे दिए गए विकल्पों से कौन सा उत्तर सही है? तो वैदिक हिंसा न भवती और अंधेरी नगरी ये प्रहसन है ना, मौलिक नाट्य रचनाओं में प्रहसन है, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, छायावाद और रहस्यवाद को एक समझने की भ्रांति के लिए जिम्मेवार है, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा कि छायावाद और रहस्यवाद को एक समझने की भ्रांति के लिए जिम्मेवार है ना, मतलब भ्रम है ना। छायावाद रहस्य को एक समझना भ्रम है, ये समझ किसके लिए जिम्मेवार है? किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र। बहुत सारे लोगों के द्वारा स्टेटमेंट, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। राम भगवान बोलते हैं ना कि छाया और रहस्य ये भ्रम है, कौन का है? राम भगवान ऐसे बोलते हैं, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्याओं को कहा है? तो दलित। ठाकुर का कुआं में एक दलित जाति की अहिरीन होती है, जोखू और गंगी दंपति होता है, जिसको बड़े जाति के लोग, ठाकुर के लोग हो गया, फिर साहू का वहाँ से पानी लेने नहीं देते, उसके ऊपर है ना दलित परिवार की समस्या को दर्शाया गया है। एक ऐसे दलित परिवार के लोगों को बड़े जातियों के यहाँ से कुआं से पानी लेने नहीं दिया जाता नीच समझ के, ठीक है, इस समस्या के ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूषण के धनाक्षरी में हिरणों के एक झुंड में कौन रहता है? भूषण के धनाक्षरी में हिरणों के झुंड में कौन रहता है? तो बंदर रहता है। कौन रहता है? बंदर। तो भूषण के धनाक्षरी में हिरणों के झुंड में, हिरण के झुंड में बंदर रहता है। तो बर्तन हर बंदर लोग हर झुंड में रहता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन देखो इसको कैसे आसानी से हम लोग याद करेंगे। देखो बड़ा है, डरना नहीं, बड़ा जितना उतना हमको आसान समझते हैं। इसका प्रादुर्भाव को हिंदी काव्यों के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इसकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? किसके संदर्भ में है? तुलसीदास। देखो शुक्ल जी, रामचंद्र जी शुक्ल है, इतना कहते हैं कि हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनके रचनाओं में पहल दिखाया था। मतलब हिंदी काव्य की शक्ति की पूर्ण रचना में, मतलब पूर्ण प्रचार इनकी रचनाओं में पहले ही दिखाया था। किसको? तुलसीदास। किसको? तुलसीदास के, ठीक है, याद रखना। तो रामचंद्र शुक्ल का संबंध इस स्टेटमेंट के लिए किसके लिए है? किसके लिए? तुलसीदास के लिए, है ना। मतलब इसके प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी जो है रामचरित्र मानस लिखे हैं और रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहा है, तो ऐसा आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर की राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद, ठीक है। तो राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के पास रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। तो ये सब स्टेटमेंट किसने दिया? तुलसीदास के बारे में भी बोला, कबीर के बारे में भी स्टेटमेंट बोला। किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्रित बंधुओं ने। किसने दिया? मिश्रित बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने बोला है? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ है आपका? यहाँ पे, चलो दो क्वेश्चन को स्लाइड लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप क्या आ गया, निम्नलिखित उपन्यास में तो प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अंतिम पूर्ण उपन्यास को कब हुआ? गोदान। कब कंप्लीट हो गया? 1936 ईस्वी में, जब प्रेमचंद का देहांत हुआ। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 के यूपी के वाराणसी लम्ही गाँव में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर। आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कौन है? हिंदी शब्द सागर। किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो याद रखना है हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से क्या प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द सागर, ठीक है, याद रखना। और किसके द्वारा रचित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, संचार माध्यम में दैनिक समाचार पत्र किसका माध्यम है? तो मुद्रित माध्यम है। क्या है? मुद्रित माध्यम है। संचार माध्यम में दैनिक समाचार पत्र किसका माध्यम है? तो हमारे घरों में जो दैनिक समाचार पत्र है किसका माध्यम है? मुद्रित माध्यम है ना, पैसे दे करके हम लोग खरीदते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों की सही अनुक्रम। तो अज्ञे द्वारा बहुत सारा काव्य संग्रह लिखा गया है, इनका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इलियम। सबसे पहले इनका इलियम है, हरी घास, क्षण पर क्षण भर, कितने नावों में कितने बार, सागर मुद्रा। तो ये इनके द्वारा रचित है। तो इलियम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, ठीक है, याद रखना। मोहन राकेश द्वारा रचित कृतकों ने मिस पाल। मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे भी हैं, याद रखना है आपको। यशपाल के द्वारा क्या रचित गया है आपका? यशपाल के द्वारा अभिशप्त, ठीक है। और कमलेश्वर के द्वारा दिल्ली में एक मौत, याद रखना है। ठाकुर का कुआं में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का कहानी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? गंगी करती है। और गंगी का हस्बैंड कौन होता है? जोखी। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगी करती है प्रतिनिधित्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? तो डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ, डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? बंगाली। किसके योग से बनती है? बंगाली। ये आपको तो अपभ्रंश टोटल 6 अपभ्रंश है। सुरसैनी अपभ्रंश हो गया, 85 अपभ्रंश हो गया, आपका वाचड़ हो गया, आपका वाचड़ का जो सिंधु है, ठीक है, फिर पूर्वी हिंदी हो गया, मागधी हो गया, अर्ध मागधी, सब पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला क्या है, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन की उपज किसे माना है? मैला आंचल को। किसे माना है? मैला आंचल को माना है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन की उपज किसे माना है? मैला आंचल को माना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक? तो पत्ते गिरे तो वृक्ष से पत्ते अलग है, तो अलग हो रहा मतलब अपादान कारक है ना, याद रखना। खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया? तो खुसरो मतलब अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का। तो काव्य भाषा के रूप में अमीर खुसरो तो किसने काव्य भाषा में किस बोली का प्रयोग किया? खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो, इसका पूरा नाम क्या? अमीर खुसरो। तो अमीर लोग हमेशा खड़ी बोली बोलते हैं, तो खड़े डायरेक्ट किसी को बोल सकते हैं, तो ऐसे खड़ी बोली याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पर सुदामा पांडे, जिस धूमिल की सुदामा पांडे का नाम क्या है? सुदामा पांडे। धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? कौन सी आपका? संसद से सड़क तक। और धूमिल की जितने भी काव्य और रचना उनमें गवाईपन दिखाई देती है। तो सुदामा पांडे का भी नाम क्या है? धूमिल है। और धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन है? संसद से सड़क तक, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, भारतेंदु युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्र विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक कौन है? दयानंद सरस्वती, याद रखना है, दयानंद सरस्वती। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्र के हिंदी भाषा का बढ़ चढ़, हिंदी भाषा को देखे थे ना, मॉरिशस में जा करके वो दयानंद सरस्वती भाषण दिए थे। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा दयानंद सरस्वती का। कब? भारतेंदु युग के समय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दीमक नामक पत्र का संपादक कार्य किसने किया? दीमक नामक तो अज्ञे जी ने। किसने किया? अज्ञे जी। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? 1911 में। तो दीमक, तो अज्ञे
है ना, अंग्रेजी ने क्या क्या दीमक नामक पत्र का संपादन किया, ठीक है, याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी, कबीर की जितनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। और सदुकड़ी से उनका क्या तात्पर्य, सदुकड़ी मतलब मिश्रित भाषा, जैसे अगर राजस्थानी, पंजाबी, मिश्रित खड़ी बोली को सदुकड़ी भाषा बोला गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वापसी कहानी। वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन था, तो गजोधर बाबू। गजोधर बाबू रेलवे की नौकरी करते हैं, वापस अपने घर में आ जाते हैं, सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन घर में कला एक मात्र औपचारिकता रहता, तो फिर से वापस वो काम, प्राइवेट काम करने लगते हैं, इसीलिए इस कहानी का नाम उनका वापसी रखा गया है। तो मुख्य पात्र कौन है, गजोधर बाबू, ठीक है। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन है, तो राजपूत टोली का मुखिया कौन है, राम कृपाल सिंह। मैला आंचल में राम कृपाल सिंह है, ठीक है। जादव टोला का कौन है, कालीचरण, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी आपका, उर्दू फारसी से युक्त और संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सी है, रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन है, पंच पांडव चरित्र रास। देखो पंच पांडव चरित्र रास कैसे याद रखेंगे, रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य, महाकाव्य मतलब महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था, महाभारत। महाभारत में किसका चर्चा है, पांचों पांडव का चर्चा है, किसका है, पांचों पांडव का चर्चा था, ऐसा हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। और जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही कर, कौन से रचनाकार का जन्म काल करना, सबसे पहले केशवदास, फिर सेनापति, फिर चिंतामणि, फिर भूषण, ये आपको याद रखना है, भूषण, ठीक है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर काव्य पंक्ति के लेखक कौन है, करो प्रेम पर प्राण निछावर राम नरेश त्रिपाठी जी बोलते हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी बोलते हैं, करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्राण निछावर, है ना, राम नरेश त्रिपाठी, नरेश त्रिपाठी याद रखेंगे, और नरेश त्रिपाठी के द्वारा प्रेम पर निछावर करने को बोला गया, ठीक है। वापसी किस विद्या की रचना है, तो वापसी कहानी है, वापसी कहानी है, ठीक है, याद रखना है। हम लोग को 3 कहानी पढ़ना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम लोग को जेएसएससी सचिवालय के 8 कहानी कौन कौन पढ़ना है। भूषण कृति, शिवभूषण के द्वारा कौन सा कृति है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, 105 अलंकारों का निरूपण है। तो भूषण के द्वारा जो कृति है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, 105 अलंकारों का निरूपण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रवकाचार, है ना, श्रवकाचार है। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना बोला जाए तो श्रवकाचार है ना, श्रवकाचार हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार है। टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी थे, तो टी.एस. इलियट अमेरिका के निवासी थे, कहाँ थे, अमेरिका। इलियट इडली खाने के लिए आपको अमेरिका जाना होगा, अच्छा इडली खाने के लिए आपको अमेरिका जाना होगा। और मैथ्यू कहाँ थे, इंग्लैंड के थे, मैथ्यू कहाँ थे, इंग्लैंड के थे, याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं, टोटल 6 अंक है, 6 अंक में कैरेक्टर सब है, अलग अलग कैरेक्टर, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसको भी आप लोग ध्यान देना। आधे अधूरे नाटक कब प्रकाशन हुआ, आधे अधूरे नाटक 69 में, आधे अधूरे कंप्लीट कब हुआ, 68 में, और प्रकाशन कब हुआ, 69 में हुआ, याद रखना है, ठीक है। गोरखनाथ ने किसका उपदेश दिया, गोरखनाथ ने हठ योग का, है ना, गोरखनाथ तो गोरखपुर में यूपी जी रहते हैं, गोरखनाथ तो कैसे हठ है, एकदम हठ योगी है, तो याद रखना हठ योग। चलिए अगला क्वेश्चन, होरी के गाय को विष देकर मार डालने वाला, तो होरी के गाय को विष देकर मारा कौन था, उसी का भाई हीरा मारा था, उसी का भाई हीरा मार दिया था, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, तो हिंदी तो कौन है, सबसे पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल आए, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखकों को काला क्रमानुसार, है ना, काल क्रम, सबसे पहले मिश्र बंधु, फिर राम,
फिर राम, फिर हजार, है ना, मिश्र, मिला जुला, फिर राम, शुक्ला जी, वर्मा जी और प्रसाद जी, ऐसे पहले बंधु थे, मिश्र बंधु, बंधु मतलब भाई, सभी भाई लोग हैं। कौन? शुक्ला जी, वर्मा जी, राम कुमार वर्मा, राम कुमार शुक्ला, हजार, फिर प्रसाद जी, फिर द्विवेदी। लास्ट में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। ठीक है, याद रखना। पहले शुक्ला है, चंद्र, ठीक है, फिर वर्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? मिर्गावती को। किसे माना है? मिर्गावती को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? मिर्गावती को माना है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली, पदावली किसमें? मैथिली भाषा में है। पदावली किसमें है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, याद रखना है आपको। रस खान किस धारा के कवि है? तो रस खान कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं के बारे में करते हैं और ये निर्गुण और सगुण दोनों के उपासक हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला था? विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना अवहट में की है। किस में की है? अवहट में की है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है, अब पदावली संस्कृत में, पदावली को संस्कृत में, सॉरी पदावली को मैथिली भाषा में याद रखना, जो कि पदावली बहुत फेमस हुआ। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और 1448 में इनकी मृत्यु हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, बीरा का जलजात जीवन कविता किस कवि का है? तो महादेवी के बारे में। बीरा, महादेवी बीरा की अग्नि में जल रही हैं, तो महादेवी वर्मा। बीरा का जलजात क्या होता है? जलजात जीवन कविता किस कवि का है? महादेवी वर्मा। बीरा की अग्नि में महादेवी वर्मा जी को जलना पड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग के समय, कौन? रामविलास शर्मा जी के अनुसार भारतेंदु युग कब है? तो 1925 से 57, 1925 से 57 ईस्वी को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? राग दरबारी के मुख्य पात्र कौन है? तो राग दरबारी के मुख्य पात्र वैद्य जी हैं। कौन है आपका? वैद्य जी मुख्य पात्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया? अभी आधुनिक समय में ब्रज भाषा का स्थान किसने लिया है? खड़ी बोली ने। किसने ले लिया? खड़ी बोली ने। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वहाँ कौन सा अलंकार है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो तो विभावना। कोई कारण है, कोई भावना ही नहीं है, तो क्या होगा? विभावना। हाँ, क्या होगा? विभावना, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्यार्थी शब्द है आपका बहुब्रीहि समास, है ना। विद्यार्थी शब्द किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, जैनेंद्र कुमार का बचपन का नाम क्या था? जैनेंद्र कुमार बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल। तो याद रखना जैनेंद्र कुमार के द्वारा, अच्छा जैनेंद्र कुमार के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई? नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया। और इनके बचपन का क्या नाम है? आनंदी लाल। क्या नाम है? आनंदी लाल। ठीक है, हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, जितने लोग दिखते उतना ही लाइक करो। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो जयशंकर प्रसाद की मधुआ शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है ना, सीधा याद रखो, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। ठीक है, एक नार से अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, पंक्ति किसके? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पिंजरा में सांप कौन रखता है? ऐसे अमीर लोग का शौक है पिंजरा में, है ना। अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो का जो है खड़ी बोली याद है, यार रचना याद है, लिखे थे ना खड़ी बोली में। ठीक है, चलिए सेमरी गांव के रहने वाले निम्न में कौन थे? सेमरी गांव के रहने वाले कौन था? राय साहब अमरपाल सिंह थे। ठीक है, सेमरी गांव में। अब बेलारी में कौन रहता था? हुरी रहता था बेलारी में। अब बेलारी से सेमरी के बीच कितना मील का दूरी था? 5 मील का दूरी था। इसे याद रखना है आपको। ठीक है, इनमें से किस आचार्य ने प्रत्यक्ष रूप से साधारणीकरण को स्वीकार नहीं किया? साधारणीकरण को स्वीकार किसने नहीं किया? पंडित जगन्नाथ ने।
साधारणीकरण को बोला हम साधारण तरीके से नहीं रहेंगे। पंडित जी बोले, कौन? जगन्नाथ पंडित बोले हैं, तो ऐसा जगन्नाथ भगवान है, तो साधारणीकरण को स्वीकार, साधारणीकरण मतलब साधारण, जगन्नाथ भगवान साधारण है क्या? नहीं है, वो इसलिए वो स्वीकार नहीं किया, ऐसा हम याद रख सकते हैं, ठीक है। साधारणीकरण जगन्नाथ, ठीक है। शांत रस के अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस के अस्थाई भाव निर्वेद है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस, तो निर्वेद है ना, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, ठीक है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, इसमें कौन सा रस है? शांत रस। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हम शांत हो जाएगा, तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस, ठीक है, तो याद रखना है। देखो रस आप लोग पढ़ लेना, अलंकार एक और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, तब ज़्यादा समझ में आएंगे। लेकिन मैं लिंक लगा दे रहा हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चन रिपीटेशन होगा, ठीक है, इसी में से आप क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए मैं चीज़ों को याद भी करवा दे रहा हूँ आपको। निम्नलिखित कविताओं में कौन सा कविता सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना द्वारा लिखा गया? तो सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना लिखा गया नया वर्ष फिर आएगा, लीक पर वे चले, युद्ध स्थिति, ये सब नया। सक्सेना जी सोचते हैं यार नया वर्ष आएगा, है ना, लीक पर वे चले, लीक मतलब पेपर लीक हो गया, फिर से नया साल में एग्ज़ाम दो, और पेपर लीक होना मतलब युद्ध स्थिति का जैसा है ना, तो ऐसे ही तीनों ऐसे लिंक रखो। कौन? सक्सेना जी की, तो ये सभी तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन के प्रवृत्ति का सुकुमार कवि किसे का? प्रवृत्ति का सुकुमार कवि किसे का? प्रकृति होना चाहिए। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, तो सुमित्रानंदन पंत जी को बोला गया है, याद रखना है। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसने दिया? अवधि को काव्य भाषा में, तो याद रखना तुलसीदास अवधि भाषा में लिखा गया है। और अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किससे दिया जाता है? भुल्ला दाऊद को। किसे? भुल्ला दाऊद को, है ना, भुल्ला दाऊद को, है ना। अवधि का काव्य भाषा में, अब काव्य भाषा में अवधि भुल्ला दाऊद को, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 16। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है? 16। किसके द्वारा? काशी नागरी प्रचारणी, और काशी नागरी प्रचारणी सभा है, और इसमें क्या कहते हैं? हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया सबसे ज़्यादा, याद रखना। टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी? इटली का ने कहाँ जाएंगे? अमेरिका में। और इंग्लैंड के कौन थे? अर्नोल्ड थे, अभी पढ़े थोड़ा देर पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति अधिकांशतः किस शब्द से हुई है? सूफ से हुई। किस शब्द से हुई है? सूफ से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। युगल शतक, युगो तक ब्रज भाषा बोलेंगे, है ना, ऐसे याद। युगल शतक किस भाषा में लिखा गया? आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन है? परिंदे। प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है परिंदे। मतलब जब पहली बार विश्व युद्ध हुआ तो एक परिंदा भी पर मारने नहीं आ रहा था, ठीक है, ऐसा हालत था, तो परिंदे प्रथम विश्व युद्ध। ऐसे याद रखो, लिंक, ये लिंक याद रखो, समय लगेगा लेकिन एग्जाम में देखते के साथ हमारा प्रथम विश्व युद्ध, अच्छा परिंदे था, मार दोगे। खड़ी बोली का पद के रचयिता कौन है? तो खड़ी बोली की पद का रचयिता अमीर खुसरो के अमीर खुसरो द्वारा जितनी भी काव्य रचना की गई खड़ी बोली में की गई है। तो खड़ी बोली की पद के रचयिता कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री। खत्री खड़ी बोली, खत्री मतलब खड़ी बोली, खत्री खड़ी बोली, ऐसे याद रखो। सेठ दीवानचंद, तो दीवानचंद मतलब दिल्ली में एक मौत की, कमलेश्वर का द्वारा रचित कहानी। तो सेठ दीवानचंद कहाँ का मशहूर लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? करोलबाग दिल्ली के थे। कहाँ थे? करोलबाग दिल्ली के थे। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955 को हुआ। कब हुआ? 7 जून 1955 को हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चक्री चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा होती, नहीं कबहू सोई सागर सुख जोग। पंक्ति किसके द्वारा? सूरदास के। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या? बल्लवाचार्य है सूरदास, ठीक है। सूरदास को शिरोमणि भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। अब सूरदास कहाँ जन्म लिए? दिल्ली में लिए। तो अब देखो, चक्री चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा
भ्रम 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 मतलब भुला जाना, भ्रमित हो जाते हैं, अंधे लोग भ्रम में हो जाता है ना, पता नहीं चलता कहाँ जाना नहीं है, तो भ्रम निशा होती सूरदास, ऐसे याद रखें। अगला क्वेश्चन, भक्ति के पद विरह के पद किस कवि की कविता? भक्ति के पद विरह के पद किस कवि की कविता? तो सूरदास के, भक्ति काल के कवि थे, याद रखना सूरदास के, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन और है भाई साहब। मिस पाल कहाँ रहती है? कुल्लू में रहती है। मिस पाल और रंजीत का मुलाकात कहाँ? तो रायसेन के बस स्टैंड के पास होती है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है कौन सी है? हारे के हरिनाम, तीराधार, हम किरीटनी राम, तो क्या कहा? हारे के हरिदार, हारे के हरिनाम, हारे के हरिनाम। रामधारी सिंह दिन भर हरिनाम करते रहो, दिन भर हरि के नाम जपते रहो, तो हरिनाम दिन भर से रामधारी सिंह दिन भर हारे के हरिनाम। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छोड़ी? तो हिंदी कविता में राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र भाव, इनकी जितनी भी काव्य है ना राष्ट्र भाव दिखाई देते, कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ना, याद रखना, ठीक है। हारता है मेरा मन कविता में, हारता है मेरा मन कविता में कवि स्वयं को परमात्मा की क्या कहते हैं? सुरभि, तृप्ति, रात्रि के समर्पित कर असीम सुख शांति प्राप्त करते, याद तो उपरोक्त सभी, ठीक है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला को ना कृष्णा सोबती, याद रखिएगा, कृष्णा सोबती। हिंदी का प्रथम साहित्य, हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन है? कृष्णा सोबती। महादेवी प्रसाद वर्मा को मिला, लेकिन पहले बोला कृष्णा सोबती, है ना। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर द्विवेदी युग किसके नामकरण पर किया? तो द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लतिका कितने वर्ष से छुट्टियों में छात्रावास में? 3 वर्ष। लतिका जो है ना वहाँ की वार्डन है, 3 वर्ष से छुट्टियों में रह रही है, ठीक है। उसे घर जाने का मन ही नहीं करता, पागल थी। अब 10 मुख में कौन सा? 10 मुख, 10 मुख में तो 10 मुख मतलब 10 मुख किसका? रावण। तो रावण के बारे में तो वे समाज जिससे तीसरे के बारे में पता चला, तो क्या होगा? बहुब्रीही समाज। मेरीगंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है? सोशलिस्ट पार्टी, मेरीगंज सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। परिमल किसकी रचना है? परिमल आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी का रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल के महिषपाल में होता है। इनका जीवन बहुत ही अभाव में बीतता है, ठीक है, ये ध्यान आप लोग को देना है। तो अब ख़त्म हो गया यहाँ पे, 100 लाइक आप लोग कर देना भाई। इसका PDF डाउनलोड कर लेना, सेम एज इट इज़ आपको PDF मिल जाने वाला है, ठीक है। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।